नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं भारत के आज़ादी के इतिहास के बारे में। भारत के आज़ादी का इतिहास क्या है, कैसे हमें आज़ादी मिली, और इसके साथ साथ आप यह भी जानेंगे आज के ही क्लास में कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमें धीरे धीरे गुलाम बनाया। क्लियर? तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वहाँ से जहाँ से अंग्रेजी शासन व्यवस्था धीरे धीरे इंग्लैंड से चल करके हमारे देश में आना प्रारंभ हुई। किस प्रकार आए लोग, व्यापार के उद्देश्य से आए और यहाँ से माला माल होकर कैसे अंग्रेज गए, इसके इतिहास को आज से आप सीखिए। और कई सीरीज लगातार आज़ादी के इतिहास पर कई सीरीज हम लेकर आने वाले हैं, तो आप एकदम बेसिक से जुड़े रहिए और बेसिक से सीखिए हमारे साथ आज़ादी के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको शॉर्टकट में हम EIC कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की मंजूरी दी। कहा जाइए और आप लोग वहां जाकर भारत में पैसा कमाइए, क्योंकि कंपनी को चार्टर मिल चुका था। चार्टर मीन्स एक प्रकार से ये कानूनों का संग्रह की इस नियम के अंतर्गत आप जाकर के जाकर के शासन क्षेत्र में जाकर के आप अपना व्यापार करेंगे और लाभ कमाएंगे। क्लियर? तो एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को, EIC को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को ये निमंत्रण दे दिया, ऑफर कि आप जाइए और अपना आराम से कमाइए। तो कंपनी भारत में आई। कंपनी कहाँ आई? भारत में आई। 1600 में एलिजाबेथ प्रथम ने भेजा और 1608 में आकर भारत में पहुंची। क्लियर? और इस प्रकार भारत में धीरे धीरे व्यापार करना शुरू कर दी कंपनी व्यापार करना शुरू कर दी और लगातार चार्टर एक्ट पास कर दी चली गई। 1773, 93, 1813, 1833, 1853 कई चार्टर एक्ट पास किए, जिसमें चार्टर एक्ट में नियम कानूनों का संग्रह था कि किस प्रकार कंपनी अपना व्यापार करेगी। तो कंपनी व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे भारत पर शासन करने की होड़ में लग गई और भारतीय राजाओं को अपने झांसे में लेकर के अपने ही देश के, भारत देश के राजाओं को ही उनमें आपस में लड़वाया और अंत में उन राजाओं को मारकर, उन्हें हटा करके, उन्हें बंदी बना करके अंग्रेजों ने भारत के शासन की बागडोर को अपने हाथों में संभाल लिया। और इस प्रकार बगावत शुरू हुई 1857 की क्रांति से। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे किस प्रकार ये अंग्रेज भारत में आए और क्या क्या हुआ, क्योंकि यूं ही नहीं अंग्रेज भारत में अपना पैर जमा पाए। इसके पहले उन्होंने भारतीयों से कई युद्ध किए, प्लासी का युद्ध किए, बक्सर का युद्ध हुआ। भारतीयों को पराजित करके वो भारतीयों को अपने चंगुल में किए और 250 साल तक भारत को लूट कर माला माल होकर विदेश में पुनः वापस गए, जब देश के लोगों ने आज़ादी का जब बिगुल बजाया। क्लियर? तो आइए एक एक करके समझते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, हेडिंग बाय हेडिंग, लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अंग्रेज भारत में आए कैसे। तो बात करते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन कब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में अंग्रेज कब आते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हो जाती है और 1600 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, इंग्लैंड की महारानी कौन थी उस समय? एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्होंने क्या किया? EIC को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। कहा जाओ, गो एंड अर्न मनी, जाओ और पैसा कमाओ। कंपनी को इजाजत दे दी किसने? एलिजाबेथ प्रथम ने, जो इंग्लैंड की महारानी थी। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। और कंपनी को क्या मिल गया? कंपनी को एशिया के साथ व्यापार करने का चार्टर मिल गया, नियम कानूनों का संग्रह मिल गया। जाइए इस तरह से आप व्यापार करिए, पैसा कमाइए, माला माल होकर फिर वापस आइए। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया महाद्वीप में चल पड़ी, अपना एकदम
व्यापार करने के लिए। अब बात करते हैं भारत में पहला आगमन कब होता है, तो याद रखिएगा, ध्यान से आप सुनिएगा, 1608 ईस्वी में। कब? 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस, याद रखिएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस गुजरात के सूरत, गुजरात में सूरत है एक बंदरगाह, वहां सूरत में उस बंदरगाह पर कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुंचते हैं। क्लियर? क्योंकि उस समय हवाई जहाज तो था नहीं कि पहुंच जाएंगे, एयर मतलब वो नाव हुआ करती थी, समुद्री जहाज हुआ करती थी, उससे आकर के वहां पर वो पहुंचे। ध्यान दीजिएगा। और 1615 में, सुनिएगा ध्यान से, 1615 में सर थॉमस रो, याद रखिएगा, सर थॉमस रो, अंग्रेज जितने होते हैं ना उनमें या तो सर लगा रहेगा, ज्यादातर लोगों में जो इंग्लैंड में ज्यादा सरकार के लिए अच्छा काम करते, किसी भी सेक्टर में काम करते, उन्हें सर की उपाधि मिल जाती थी, यही नाम है सर, सर थॉमस रो। ये 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। समझ गए? सर थॉमस रो कहां पहुंचा? मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा और कहा, मालिक जी हजूर, हम हैं व्यापार करने के लिए मजबूर। तो जहांगीर भी हो गए अपने में चूर, और उन्होंने क्या कर दिया, कहा जाओ तुम भी पैसा कमाओ। क्लियर? इस प्रकार अंग्रेज धीरे धीरे घुसना शुरू किए। यदि जहांगीर रोक दिए होते, नहीं हमारे यहाँ व्यापार नहीं कर सकते हो, तो कुछ हद तक ठीक रहता, लेकिन वो भी समझे ठीक ही है, व्यापार करेंगे लाभ सबको होगा, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये लूट कर फिर हमको जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इस प्रकार सर थॉमस रो ने क्या किया, जहांगीर से परमिशन मांग लिया सन 1615 में कि हम व्यापार करेंगे। और जहांगीर ने क्या किया, सम्राट ने क्या किया, वहां के जो बादशाह थे बोले हाँ करिए, आप व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ऐसा मिला अनुमति, देखिए क्या हुआ, फैक्ट्री और व्यापार के केंद्र बनाए गए। जब भी कहीं पर कोई अनुमति मिलेगी तो कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियां आकर फैक्ट्री लगाएंगी, उद्योग केंद्र लगाएंगे। ऐसे जैसे भारत में विदेशी कंपनियां आती हैं ना, विदेशी कंपनियां आती हैं, एरोप्लेन बनाएंगी, ट्रैक्टर, कार, बस, स्कूटर, ये सभी बनाए जाते हैं। जैसे कंपनी आके बनाती है विदेशी, उसी प्रकार अंग्रेज आए और क्या खोलें, फैक्ट्री खोलें और व्यापार के सेंटर कई बनाएं। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, 1600 ईस्वी में क्या बना, मछलीपट्टनम में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री बनी। याद रखना, मछलीपट्टनम में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री लगी, ये साउथ इंडिया में है। अब 1612 में क्या हुआ, सूरत में पहली फैक्ट्री लगी, सूरत में पहली फैक्ट्री, सूरत में फैक्ट्री लगी, उधर अंग्रेजी फैक्ट्री लगी, ये वाली फैक्ट्री लगी। अब 1640 में क्या हुआ, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये भी व्यापार सेंटर बना। और उसके बाद कलकत्ता में 1690 में फोर्ट विलियम, अर्थात विलियम ने एक किला बनाया कलकत्ता में। ये सभी क्या थे, फैक्ट्री और व्यापार के केंद्र थे, जहां पर कंपनियां रहकर, रुककर व्यापार करती और वहां पर सब कुछ अपने कंपनियों को ऑडिट करते कि क्या कितना कमाई हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, ये सारी चीजों का लेखा जोखा इन्हीं स्थानों पर होता था। क्लियर? ये हब हुआ करता था व्यापार का। क्लियर? अब हम बात करते हैं, अंग्रेज धीरे धीरे अब भारत में पैर जमाना शुरू कर चुके थे। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं इस टॉपिक पर कि अंग्रेजों और भारतीय शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। कब हुआ, ध्यान दीजिएगा, 1757 से 1765 के बीच में भारतीय लोगों और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ, संघर्ष हुआ, स्ट्रगल हुआ, फाइट हुआ और प्लासी का युद्ध हुआ। क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। और इसमें, इसी युद्ध में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ा और धीरे धीरे भारत गुलामी की ओर बढ़ना शुरू हो गया। कारण क्या था युद्ध का, सिराजुद्दौला बनाम अंग्रेजों का मतभेद ये रहा। और इसमें कलकत्ता किलेबंदी हुई, व्यापार विशेषाधिकार से संबंधित युद्ध हुए इसमें। और क्या हुआ, अंग्रेजों की क्या हो गई, जीत हो गई। प्लासी युद्ध में क्या हो गया, अंग्रेजों की जीत हो गई और बंगाल में कंपनी का राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो गया। बंगाल में क्या हो गया, कंपनी का शासन अब शुरू हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद ही समझिए देश में अंग्रेजों का शासन स्थापित होना शुरू हो गया। बंगाल में अब अंग्रेजों का हस्तक्षेप शुरू हो गया था, कंपनी अब अपना शासन धीरे धीरे करना शुरू कर चुकी थी। अब ध्यान दीजिएगा, इधर मीर जफर जो थे उनको बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जफर को क्या बनाया गया, बंगाल को नवाब बनाया गया। अंग्रेज चुन चुनकर उन लोगों को नवाब बना दिया करते थे जो
लोग अंग्रेजों की बात को मानते थे। अगर यही लोग नहीं करते, अंग्रेजों की बात को नहीं मानते, तो शायद भारत गुलाम नहीं होता। क्लियर। अब हम बात करते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो याद रखिएगा बक्सर का 1764 में हुआ है, और इसमें अंग्रेज बनाम मीर कासिम, सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ। अंग्रेज एक और थे और बाकी सब जो इधर भारत के जितने भी मुगल बादशाह थे वो एक और थे। इसमें भी क्या हुआ, अंग्रेजों की ही जीत हुई। इसमें भी क्या हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई। और क्या हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूली का अधिकार भी मिल गया। बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई, जो मुगल बादशाह थे भारत के वो हार गए, और फलतः क्या हुआ, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, जो भारत के जितने भी पूर्वी राज्य हैं, उन पूर्वी राज्यों में राजस्व कर वसूलने का जो अधिकार था किसे मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया। क्लियर। और कर जब वसूलने का जब उनको मिल गया है, तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग करों पर कर व्यवस्था लागू करते हैं। तो पहले अभी हम बात करते हैं अंग्रेजी शासन का विस्तार कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी शासन का विस्तार कैसे होने लगा। ध्यान दीजिएगा, अब जब उन्हें कर इकट्ठा करने का जब अधिकार मिल गया, तो क्या हुआ, अंग्रेजी शासन का विस्तार धीरे धीरे होने लगा। क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, सब्सिडियरी अलायंस, इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक संधि। याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, सहायक संधि चलाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, सहायक संधि चलाया। ध्यान दीजिएगा, इस संधि में क्या होता था कि रियायत जो रियासत होते थे उनको अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती, राजनीतिक स्वतंत्रता खोनी पड़ती। अर्थात जब संधि होता, जब सहायक संधि होता, तो जो रजवाड़ा हुआ करते थे उनके पास उनके खुद के सैनिक नहीं होते, उन्हें अंग्रेजों के सैनिकों को ही रखना पड़ता था। और राजनीति कोई भी अगर डिसीजन लेना होता था तो अंग्रेजों का सहारा लेना पड़ता था। ये थी सहायक संधि। अर्थात यदि आप सहायक संधि कर ले रहे हैं, रजवाड़े कर लेते थे, तो राजाओं को अंग्रेजों की सहायता लेनी ही पड़ती थी, चाहे सैनिक सहायता हो या फिर राजनीतिक कोई मदद हो, वो अंग्रेजों के द्वारा हो ही नहीं सकता था। और यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी, भारत के जो मुगल बादशाह थे, जो राजा थे उनकी। अगर यही नहीं होता तो भारत अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं होता। याद रखिएगा। अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये अधिग्रहण नीति भी लागू की गई। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, आपको शायद क्लास से पिछले पढ़े होंगे। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति शुरू की, इसको राज हड़प नीति भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति या राज हड़पने की नीति को शुरू किया। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा के पास उसका खुद का वंशज नहीं है, तो उस राजा का राज्य अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। यही थी लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। ध्यान दीजिएगा, दत्तक उत्तराधिकारी न होने पर राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था, और इसी कारण से झांसी, सतारा, नागपुर और अवध, इन सबको क्या किया गया था, इन सभी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। और इसी से जो राजा थे वो क्या थे, क्रुद्ध हो गए थे, एकदम गुस्सा हो गए थे कि हमारे देश में आके तो व्यापार किए, दूसरा हम पे हुक्म जना रहे हो। तो इसलिए महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी साम्राज्य को बचाने के लिए युद्ध में कूद पड़ती हैं। सतारा, नागपुर और ये सब में सबके राजा अलग अलग, अवध के बेगम हजरत महल उतर पड़ती हैं युद्ध के लिए अंग्रेजों से। इस प्रकार ये क्रांति के लिए आवाज उठती है। जब इनके साम्राज्य पर अंग्रेज लगते हैं अपना कब्जा जमाने, तब ये लोग उठ खड़े होते हैं अंग्रेजों के सामने। क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे, प्रमुख युद्ध कुछ हुए थे। 1857 की क्रांति से पहले कुछ युद्ध हुए थे। कौन कौन युद्ध हुए थे, आप इसे याद रखिएगा। मैसूर का युद्ध हुआ था, टीपू सुल्तान पर जीत, टीपू सुल्तान को हरा दिया था अंग्रेजों ने। और मराठा युद्ध हुआ था, और पेशवा बाजीराव द्वितीय पर विजय पा लिए थे अंग्रेजों ने। और सिख युद्ध हुआ था, और पंजाब का विलय हो गया था 1849 में अंग्रेजी शासन में। इस प्रकार ये सभी युद्ध भारतीय हार गए थे। मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में। और मराठा युद्ध कब हुआ था, 1818 में। और सिख युद्ध कब हुआ था, 1849 में। ध्यान दीजिएगा, इन सभी युद्धों में जब भारतीय राजा महाराजा मुगल बादशाह जब पराजित हो गए थे, तो इन सब का गुस्सा
इन सब का गुस्सा एक जगह पिटारे में बंद था और वो गुस्सा उबल उबाल मारता है 1857 की क्रांति में। तो आइए अब आपने कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सीखा कि अंग्रेज जो है भारत में आए कैसे, आए तो अपना हुक्म जनाए कैसे और जनाए तो कैसे कुटाए, यहाँ देखते चलिएगा। और आज अभी से आपका मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है 1857 की क्रांति का इतिहास। तो आइए अब हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति का इतिहास। तो ध्यान दीजिएगा 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी ये अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार, लोगों को अपने हक और अधिकार और देश की स्वतंत्रता को दिलाने के लिए एक उठाया गया एक ऐसा कदम था जो भारतीयों के मानस पटल पर आज़ादी की एक मुहर दी थी। हालांकि ये आंदोलन सफल नहीं रहा, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए और इसी से आज़ादी के नायकों से प्रेरणा लेकर के आने वाली पीढ़ियों ने ही आज़ादी का ऐसा बिगुल बजाया कि अंग्रेज यहाँ से भाग गए। अब आइए शुरू करते हैं एक एक करके 1857 की क्रांति का इतिहास। तो सबसे पहले बात करेंगे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ध्यान दीजिएगा 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, तो ध्यान दीजिएगा 10 मई कब शुरू हुई थी, तो 10 मई, ध्यान दीजिएगा 10 मई 1857। ध्यान दीजिएगा इस डेट को आप याद रखिएगा। एक ऐसी चिंगारी थी जो धधकती हुई आग की एक ऐसी लपट बनी जिसमें अंग्रेज सुलट गए। सब अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा, अंग्रेज विवश हो गए भारत को छोड़ने के लिए। इसलिए कहा जाता है एक चिंगारी आप जलाइए, धीरे धीरे वो ऐसी लपट में तब्दील होगा कि उसके आसपास रहने वाले वहां से चले जाएंगे। इसलिए आप लोग शिक्षा की एक थोड़ी अलग जगाइए, थोड़ा एक लाइन 2 लाइन अगर पढ़िए, अभी नहीं कुछ पढ़ते हैं, धीरे धीरे 1 लाइन 2 लाइन से आप 2 घंटा बैठेंगे, फिर इसी प्रकार आपका जब रेगुलर स्टडी फोकस हो जाएगा तो आप डेली पढ़ेंगे और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। यदि आप नहीं रेगुलर पढ़ेंगे तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, और पढ़ाई से बड़ा किसी और में मज़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा मज़ा पढ़ाई में है, क्योंकि जहाँ पर आपका ब्रेन डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, सेकंड में क्या होता है, आपका दिमाग बढ़ता है, तो इससे ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं आने वाला है। यदि आपको पढ़ाई से ज़्यादा जब मज़ा नहीं कहीं आने वाला है तो हम क्यों कहीं जाएं, क्यों ना हम शिक्षा को ग्रहण कर पाएं। तो बात करते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, याद रखिएगा इसका डेट है 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को आज़ादी की पहली चिंगारी शुरू हुई। और कहाँ शुरू हुई थी, ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश के, कहाँ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के, कहाँ के, मेरठ जिले के बैरकपुर छावनी से, मेरठ जिले के बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी से, जहां पे कौन थे देशभक्त जिन्होंने विद्रोह किया, मंगल पांडे। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, मंगल पांडे थे, जिन्होंने इस आजादी के इस लपट को जलाया, आजादी के इस लपट को बनाने में एक चिंगारी जलाया, जो आगे जाकर के एक मसाल बनी, जो भारतीयों को एक दिशा दी कि आप इसी ओर बढ़िए और अंग्रेज अपने आप यहाँ से दुम दबा के जाएंगे। याद रखिएगा 1857 की जो क्रांति थी वो 10 मई 1857 को शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के नेतृत्व में। क्लियर, आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि 1857 की वो क्रांति थी, तो बात करते हैं क्रांति क्या होता है। तो क्रांति किसी भी गतिविधि में, किसी भी ऐसे काम में यकायक अचानक परिवर्तन जो पहले कभी न हुआ हो और एकदम बेजोड़ हो, उसको हम क्रांति कह सकते हैं। अर्थात क्रांति वह है जो किसी भी गतिविधि को एकदम तेज कर देती है, जो पहले कभी नहीं हुआ होता है वो करके दिखाती है, वही क्रांति कहलाती है। और ऐसा हुआ। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, आप याद रखिएगा 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा। वीर सावरकर अर्थात पीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत की आज़ादी का या भारत के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। अब बात करते हैं 1857 का संग्राम भारत का पहला व्यापक और संगठित विद्रोह था।
जो क्रांति हुई थी वो भारत का पहला व्यापक और संगठित विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिला देने वाली क्रांति 1857 की क्रांति थी। एकदम डगमगा गई उनकी शासन व्यवस्था। यह विद्रोह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य असंतोष का परिणाम था, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से भारतीय परेशान हो गए थे। केवल एक ही उम्मीद बचा था, अब क्रांति करें। केवल एक ही रास्ता था, वो था आखिरी रास्ता कि अब सहन नहीं होता, अब हम कुछ सह नहीं सकते, केवल अब कुछ करके दिखाएंगे। तब जाकर विद्रोह हुआ। ध्यान दीजिएगा, विद्रोह शुरू हुआ, चला भी और आगे बढ़ा भी, और उसके बाद मिला जुला कर कुल 90 साल लग गए देश को आज़ादी में। लेकिन इतिहास की गलतियों से सीख कर हमें आगे बढ़ना ही इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है। आप सोचते होंगे हम इतिहास पढ़े क्यों, अब तो हम आज़ाद हो गए हैं तो किस लिए पढ़ें? तो इतिहास की उन गलतियों को सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं कि कहाँ पर फॉल्ट करने से क्या होता है। आप इसको सीख करके आने वाले भविष्य में उस गलती से बच करके आप काफ़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति हुई, देश को एक नया आगाज मिला, देश की एक नई सीमा रेखा तय हुई कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम कुछ नहीं सहेंगे। और लेकिन ये सफल नहीं रहा तत्काल। रीजन इसके पीछे यह है कि 1857 की क्रांति जो शुरुआत होनी थी वो कब शुरुआत होनी थी? 31 मई को शुरुआत होनी थी। कब शुरुआत होनी थी? 31 मई को। लेकिन 31 मई को न शुरुआत होकर क्रांति विद्रोह ये कब शुरू हो गया? 10 मई को शुरू हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों ने उसे क्या किया? बलपूर्वक, फोर्सफुल्ली उसे सप्रेस कर दिया, अर्थात दबा दिया। तो इतिहास में आप याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, समय से कोई काम करेंगे, समय से कोई काम करेंगे, एकजुट कर होकर कोई काम करेंगे, एक मत से करेंगे, एक विजन से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, निश्चित टाइम, निश्चित समूह द्वारा, निश्चित गोल को बनाकर यदि आप कोई काम करेंगे तो कभी असफल नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ होता उस टाइम पर तो अंग्रेज को भगाने में 90 साल नहीं लगता, बल्कि 9 महीने में अंग्रेज क्या होते? दुम दबाकर भारत से भाग गए होते। कब? यदि संगठित होकर लोगों का विजन केवल एक होता। आप समझेंगे कि आज़ादी जो है, क्रांति जो है विफल क्यों रही, क्योंकि अलग अलग लोगों का विजन अलग था। काश्तकारों का था हमारा राजस्व बढ़ा दिए हैं, किसानों का हमारा राजस्व बढ़ा दिए हैं, और जो व्यापारी लोग थे उनका व्यापार चौपट हो रहा था, अंग्रेज सस्ते में सामान बेच रहे थे अपना। इधर जमींदार लोगों की जमींदारी छिन जा रही थी, राजाओं का रजवाड़ा छिन जा रहा था, और इधर सरकारी नौकरियों में काम करने वाले सरकारी अफसर को के साथ भारतीय जो अफसर थे भेदभाव होता था। तो सबका विजन अलग था, सबका विजन अलग था, सब अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, जिसका नतीजा हुआ ये कि 90 साल लग गया देश को आज़ाद कराने में। यदि सभी का विजन एक होता, एक होकर लगते, अगर सब लड़ते, तो शायद अंग्रेज 9 महीने में भाग गए होते। लेकिन अब हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आने वाली चीज़ों को तो हम बदल सकते हैं। ध्यान रहे, आप पढ़िए। पढ़ाई आपकी एक ही दिन में नहीं पूरी हो जाएगी, यदि आप रोज पढ़ेंगे तभी आपकी पढ़ाई पूरी होगी। कुछ बच्चे सोचते हैं हम पढ़ेंगे जनवरी फरवरी में पढ़ के पास हो जाएंगे, तो उस पढ़ाई से क्या मतलब है जिसे आप केवल पास करना चाहते हैं। असल जिंदगी में यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो आज से ही आप लग जाइए, क्योंकि शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा आपके जीवन को, आपको जीवन के अंतिम क्षण तक मिलता रहता है। शिक्षा वही चीज है, शिक्षा वह है जो हमें कभी धोखा नहीं देती है। हर कोई चीज धोखा दे सकती है, लेकिन शिक्षा कभी धोखा नहीं देती है। ये हमेशा ब्याज में आपको फायदा देकर जाती है। ये शिक्षा कभी हमें धोखा नहीं देगी। पढ़े रहेंगे तो आगे काम आएगा। गलत तरीके से पास हो जाएंगे, बिना पढ़े पास हो जाएंगे, लगेगा और हमको पढ़ा, हम पढ़वे नहीं कि पास हो गए लगेगा, लेकिन आगे आप खुद सोचोगे कि हम अपना समय गंवा दिए। इसलिए आप लोग पढ़िए, इतिहास को कुछ इस अंदाज में पढ़िए कि आपको मजा आए। कुछ लोग इतिहास को बोरिंग समझते हैं। देखिए, यदि आप पढ़ने में मन लगाते हैं तो आपको इतिहास या कोई और विषय हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कोई भी विषय हो, रुचि लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं रुचि लगे अगर लेते हैं तो क्या लगेगा? वो खराब लगेगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो इस प्रकार आपने समझा। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा टॉपिक क्या है? मुख्य कारण क्या था। आखिर जब आज़ादी की बिगुल बजी, आज़ादी
के लिए आंदोलन शुरू हुए, क्रांतियां हुई, तो कारण क्या था, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं राजनीतिक कारण क्या था। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों की विलय नीति। और किसकी विलय नीति थी, याद रखिएगा, किसकी विलय नीति थी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि मैंने अभी आपको तुरंत बताया है कि विलय नीति किसने शुरू किया था। आप कमेंट करिए तुरंत। विलय नीति के तहत झांसी, सतारा, नागपुर, अवध जैसे राज्यों का विलय किया गया। हमने अभी बताया ना आपको कि विलय नीति के तहत जिन राजाओं के पास संतानें नहीं होती, उनके राज्य को विलय कर लिया जाता अंग्रेजी राज्य के अधीन, अंग्रेजी शासन के अधीन। इसलिए जो रजवाड़े थे, जो राजा थे, उनका शासन चूंकि छिन रहा था, तो इसलिए उन्होंने आज़ादी की क्रांति में उन्होंने योगदान दिया और शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना। अब बात करते हैं, और इसमें झांसी से आपको पता है खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, आपने पढ़ा होगा। और अलग अलग राजाओं के ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक कारण क्या था, ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक कर वसूली, किसानों का शोषण, देसी उद्योगों का पतन। देसी उद्योगों का पतन हो रहा था, अत्यधिक कर वसूल रहे थे। आपको पता है ना कि अस्थाई बंदोबस्त, स्तंभरारी बंदोबस्त ये लागू किया गया था, और ये लागू 1793 में ये लागू कर देने से काश्तकारों पर, किसानों पर ज़्यादा बोझ बढ़ गया था। किसान परेशान हो गए थे। सभी प्रकार की भूमि, चाहे अच्छी भूमि हो चाहे खराब भूमि हो, सब पर लगान समान कर दिया गया था कि सबको पैसा समान भरना था। किसान बेचारे परेशान हो गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ उनके अंदर एकदम धड़कता हुआ आग का लपट भरा हुआ था, कब अंग्रेज आए और उनको तुरंत सुलझा दें, ऐसा उनका मत था, और वही दिखा भी। सामाजिक धार्मिक कारण भी था। सामाजिक धार्मिक कारण क्या था, ध्यान दीजिएगा, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे अंग्रेज। क्या कर रहे थे, धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे थे। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां चल रही थी भारत में, भारतीय लोगों को ईसाई बनाने की परंपरा चल रही थी। ध्यान दीजिएगा, और अंग्रेजों ने खुली छूट दे दी थी कि आप किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और उस समय भारतीय समाज में ये प्रचलित था कि जो अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाएगा, उसको अपने माता पिता के संपत्ति से एक कौड़ी नहीं मिलेगा। अंग्रेजों ने इस नियम को बर्खास्त कर दिया। कहा आप धर्म बदलिए, आपके मम्मी पापा के खेत में से, जमीन जायदाद में से हिस्सा हम देंगे। और इसके कारण भी भारतीय लोग क्या हो गए, गुस्सा गए। क्लियर, क्रुद्ध हो गए थे भारतीय लोग अंग्रेजों के प्रति। तो ये था सामाजिक और धार्मिक। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं सैन्य कारण क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, सैन्य कारण क्या था, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था। भारतीय सैनिक के साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। ग्रीस लगे कारतूस का मामला था, ग्रीस लगे कारतूस का मामला था। और आप पिछले क्लासों में आप पढ़े होंगे कि गाय और सूअर की चर्बी लगी कारतूस उन्हें दिया जाता था, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था। लेकिन ये जो है सूअर और गाय की चर्बी वाला जो आप जानकारी जानते होंगे, गाय और सूअर की चर्बी वाला जो जानकारी था, ये अफवाह था, र्यूमर्स था। ध्यान रखिएगा, गाय और सूअर की चर्बी वाला जो जानकारी था, ये क्या था, अफवाह था। और फैलाया क्यों गया था, ताकि इसी बहाने लोग उग्र हो सके। यदि कोई अफवाह जब फैलता है तो लोग ज्यादा उग्र हो जाते हैं उसके प्रति, इसलिए ये अफवाह था। आप इसको याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। यही नहीं अफवाह फैला था, और भी अफवाह, झूठी अफवाह फैलाया गया था कि अंग्रेजों ने जो आटा हुआ का आटों में वो गाय की हड्डियों को मिला दिया करते थे, चूरा बनाकर, उसका चूड़ बना करके। ये भी एक अफवाह फैलाया गया था। तो याद रखिएगा, कारतूस लगे बंदूकों का प्रयोग जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी उसका, और आटे में गाय की हड्डियों का समावेश होना, ये दोनों जानकारियां क्या थी, ये दोनों जानकारियां अफवाह थी। लेकिन क्यों फैलाई गई थी, ताकि लोग उग्र हो सके। अंग्रेजों से भारतीय लोग परेशान हो गए थे, आंदोलन को और बढ़ाने के लिए इसको वहां पर किया गया। फिर सैनिकों ने विद्रोह का कारण यह भी था, एक कारण और था कि उनके साथ भेदभाव भी हो रहा था। दो कारण हो गया है। और अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। क्या अगला टॉपिक और था, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रमुख नेता कौन कौन से थे। तो प्रमुख नेता कौन कौन से, आप ध्यान दीजिएगा, मेरठ से मंगल पांडे ने विद्रोह किया। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने आंदोलन किया। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने आंदोलन शुरू किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से शुरू किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने आंदोलन शुरू किया। और बिहार से कुंवर सिंह ने आंदोलन शुरू किया। अर्थात अलग अलग राज्यों के जो राजा महाराजा हुआ करते थे,
उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका साम्राज्य खतरे में था। इस प्रकार इन नेताओं ने अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन शुरू किए। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। और अंग्रेजों से खूब लड़े। अब बात करते हैं रिजल्ट क्या रहा आंदोलन का। आंदोलन का रिजल्ट क्या रहा? आखिर परिणाम होगा ना, कोई एक्शन किया जाएगा तो उसका कोई रिजल्ट तो आएगा ना। तो क्या रहा परिणाम? ध्यान दीजिएगा। विद्रोह असफल रहा, लेकिन ब्रिटिश शासन को गहरा झटका लगा। हमने आपको अभी बताया है कि आंदोलन शुरू हुआ, पहले निश्चित डेट से पहले शुरू हुआ, लेकिन अंग्रेजों की चूल्हे उससे हिल गई और अंग्रेजी शासन को गहरा झटका लगा। ध्यान दीजिएगा। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया। ठीक है। वहां के जो महारानी थी उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने क्या किया? कंपनी को समाप्त कर दिया। कहा अब कंपनी नहीं रहेगी, अब सीधा क्राउन के पास चला गया अधिकार, सारा अधिकार क्राउन के पास है। ध्यान दीजिएगा। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अब कंपनी भारत को नहीं चलाएगी, कौन चलाएगा? क्राउन, जो मतलब वहां के जिसके ऊपर ताज रहेगा वही कंपनी को चलाएगा। ये 3 बदलाव हुए। कंपनी का शासन समाप्त हुआ, सीधे सत्ता भारत में अब वहां से देखने लगे। और क्या हुआ? ब्रिटिश शासन को गहरा धक्का लगा। अब ध्यान दीजिएगा। और परिणाम कुछ ऐसे भी हुए कि अब अंग्रेज भारतीयों को ढील देना शुरू कर दिए। अब इसी कारण ध्यान दीजिएगा 1861 का अधिनियम लागू हुआ, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाएं कराने का, आईएएस जो आप सिविल सर्विस का एग्जाम आज सपना देखते हो, तैयारी करते हो, वो अंग्रेजों ने क्रांति के बाद लाना शुरू किया। भारतीयों को बराबरी का हक देना शुरू किया और ऊंचे पदों पर भारतीयों को अब ऊंचे पदों पर भारतीयों को अब देने से डर रहे थे अंग्रेज, क्योंकि यदि देंगे तो बगावत कहीं न कर दें। ये हुआ। ध्यान दीजिएगा। अब भारतीयों के प्रत्येक मामले में अंग्रेज दखल देना धीरे धीरे कम कर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता हो गया था अब अगर ऐसा करेंगे तो तुरंत विद्रोह कर देंगे। अब आइए बात करते हैं हम कि 1858 का शासन अधिनियम और क्वीन विक्टोरिया का क्या घोषणा पत्र आया था। ध्यान दीजिएगा। जब ऐसा हुआ ना तो महारानी विक्टोरिया को समझ में आया कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। भारतीयों को उन्होंने कुछ फायदा देने का प्रयास किया, एक लॉलीपॉप देने का प्रयास किया। देखिए क्या क्या लॉलीपॉप था। 1858 के शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये काम हुआ, अंग्रेजों ने इसको ले लिया। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल क्या हो गए थे? वायसराय हो गए थे। पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखें, पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यही लॉलीपॉप दिया गया था। कौन सा लॉलीपॉप? लमचूस वाला लॉलीपॉप, सफेद वाला। ध्यान दीजिएगा, यही है। 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें भारतीयों को समान न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और सरकारी नौकरियों में अवसर का आश्वासन दिया गया। कहा गया कि आप धार्मिक रूप से बने, आप जो धर्म चाहो अपनाओ, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकारी नौकरियों में आपको बराबरी का हक मिलेगा, ऐसा घोषणा पत्र में कहा गया। लेकिन भेदभाव जारी रहा। भेदभाव क्या रहा? जारी रहा। अंग्रेज चाहते थे कि यदि उनका मानना था यदि ऊंचे पदों पर भारतीय हो जाएंगे तो बगावत कभी भी कर देंगे, इसलिए वो अभी भी भेदभाव जारी रख रहे थे। अभी भी उनका भेदभाव क्या था? जारी था। बात करते हैं कि 1860 से 85 के बीच में क्या हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक और सामाजिक चेतना का उदय कब हुआ? 1860 से 1885 के बीच में। अर्थात जब क्रांति हुआ उसके बाद से लोग अब एकजुट होना शुरू हो गए थे। अब तरकीब लगा रहे थे क्या किया जाए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ऐसा हो रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने जो सिस्टम बिगाड़ा था उस सिस्टम को सुधारने के लिए और भारत में पहले से ही जो छुआछूती जातिगत भेदभाव था, जातिगत भेदभाव और छुआछूत को हटाने के लिए कई समाज सुधारकों द्वारा आंदोलन भी शुरू किए गए। आइए जानते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज की बात करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन ने, दोनों ने मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना किया। या आप इसको याद रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? एमजी रनाडे ने किया था, याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। और अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने
AMU अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यही है सर सैयद अहमद खान जिन्होंने AMU की स्थापना की, याद रखिएगा। तो ये सभी सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हुए। समाज में जो भी कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड था उसके प्रति, उसके मतलब एंटी में खड़े हो गए लोग कि ये गलत है, इन चीजों को हटाइए और समाज को एकजुट करिए। क्योंकि जब तक समाज से बाह्य कुरीति, आडंबर और पाखंड और भेदभाव समाप्त नहीं होगा, सारे वर्गों के लोग एक साथ आ ही नहीं सकते हैं। क्लियर? जब तक विषमता रहेगी तब तक सारे समाज के लोग एक साथ आ नहीं सकते हैं। क्योंकि आप देख लीजिएगा, यदि कोई खेत जो है उबड़ खाबड़ है, जब कोई खेत है जो उबड़ खाबड़ है, यदि वो अच्छी फसल पैदा नहीं कर सकती है, तो बताइए वो समाज जिसमें विषमता है, खाइयां हैं जाति की, जातिगत भेदभाव की, अमीरी गरीबी की, बताइए वो कैसे एक साथ आ सकते हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। और शिक्षा का प्रसार भी हुआ। शिक्षा का क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ। वुड्स डिस्पैच 1854 के तहत शिक्षा का विस्तार हुआ। इस नीति के तहत शिक्षा का विस्तार हुआ और बंबई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और अंग्रेजों ने सोचा कि अब भारतीयों को कुछ शिक्षित किया जाए और इस प्रकार से ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कहाँ कहाँ पर? याद रखिएगा, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, जो बड़े बड़े उद्योग थे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कलकत्ता क्या था? भारत का सबसे प्राचीन शहर वही था कलकत्ता। भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा सिटी कलकत्ता था। याद रखिएगा आप लोग, 1911 से पहले, कब? 1911 तक कहिए, 1911 से पहले तक क्या था? भारत की राजधानी कलकत्ता थी, आप याद रखिएगा। और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली में कब बदला गया? 1911 में, याद रखिएगा। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली रखा गया, इस बात को याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है, इसी बीच में प्रेस का क्या हुआ? विकास हुआ। इसी बीच में क्या हुआ? प्रेस अर्थात प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी मराठा, इंडियन मिरर, द हिंदू जैसी पत्रिकाओं से राष्ट्रीय चेतना फैली। अर्थात यदि सही से पत्रकारिता किया जाए तो लोगों में जोश, जुनून, जज्बा भरा जा सकता है, लेख द्वारा, आर्टिकल द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा। और यही सिस्टम शुरू किया गया, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करके लोगों तक, घर घर तक जानकारी पहुंचाया गया। क्लियर? और लोगों में तब क्या हुआ? राष्ट्रीय चेतना फैली। प्रारंभिक राजनीतिक संगठन बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया, 1870 में गठन किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, याद रखिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले और MG रानडे ने, दोनों ने मिलकर क्या किया? पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया। सब लोग आइए, मिलिए, उनसे बात करिए, क्या आगे का मुद्दा होगा, रणनीति होगा, बनाया जाए, ऐसा गठन किया गया। याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको बनाया। याद रखिएगा, मद्रास महाजन सभा 1884 में बनाया गया। अर्थात देश के लोगों को एकजुट करने के लिए, आगे की रणनीति पर काम करने के लिए ये सारी सभाओं का गठन किया गया। और इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक स्तर के लोग थे उन्होंने ऐसा किया कि बिना एकजुट हुए किसी को तोड़ा नहीं जा सकता। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को हम एक अंगुली से मारेंगे तो हमारी अंगुली में दर्द हो सकता है, लेकिन यदि हम ऐसे अंगुली को ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं और बना लेते हैं मुट्ठा, और जिसको मारेंगे भूसा, वो घुस जाएगा इन भूसा। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां पर अगले टॉपिक पर। ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी बीच में होती है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात INC का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। याद रखिएगा इसको। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे, इनका पूरा नाम था एलेन ओक्टेवियन ह्यूम, ये पहले अध्यक्ष थे। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? WC बनर्जी, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसके पहले अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं इसका पर्पज क्या था बनाने का। तो भारतीय नेताओं को एक मंच पर लाना, भारतीय नेता एक मंच पर आए, इसलिए कुछ ऐसी योजना बनाएं, तब जाकर बना INC। और ब्रिटिश सरकार के से शांतिपूर्वक तरीकों से अधिकारों की मांग करें, ये था इसका उद्देश्य। INC बनाने का उद्देश्य क्या था? कि शांतिपूर्ण ढंग से ब्रिटिश सरकारों से मांग करें, हमें क्या जरूरत है इसकी मांग करें। और आपको पता है एक लोकतंत्र में यही होता है कि शांतिपूर्ण ढंग से आप अपनी बातों को रखिए, डिमांड करिए। लेकिन उस समय तो लोकतंत्र भारत में था नहीं,
सारा सिस्टम किसके अधीन था? क्राउन के अधीन था। तो इसलिए सोचे कि उनके अधीन रखा जाए और तब जा करके अपनी बात को रखा जाए, और जब नहीं मानेंगे तो विद्रोह किया जाए। ऐसा सिस्टम शुरू किया गया। आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं उसी बीच में जब शुरुआत हुआ तो नरमपंथी युग का आरंभ हुआ 1885 से 1905 तक। 1905 तक जब राष्ट्रीय कांग्रेस बना, तब से लेकर बंगाल के विभाजन तक नरमपंथी युग था। नरमपंथियों का अर्थात उदार लोगों का था। वो झगड़ालू नहीं थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे। उनका मानना था कि हम बातचीत से, आपसी मत से हम बात करके हम ऐसा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? ध्यान दीजिएगा। प्रमुख नेता कौन थे? उदारवादी नेता या नरमपंथी नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ओल्ड ग्रैंड ऑफ इंडिया कहा जाता, थोड़ा याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी थे, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे और बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी ये सभी क्या थे? प्रमुख नेता थे। किसके? नरमपंथी युग के थे। इनकी रणनीति क्या थी? याद रखिएगा। याचिकाओं, ज्ञापनों और संवैधानिक तरीकों से सुधार की मांग। ये एकदम फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीकों से अपने हक और अधिकारों की मांग कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा। और महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हुई? इससे फायदे भी हुए। ध्यान दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ अर्थात धन का पलायन जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बना था उसी पर। या आप इसको याद रखिएगा। तो उपलब्धियां भी रही। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम बढ़ते हैं बंगाल विभाजन कैसे हुआ था। तो 1903 से 1905 में क्या क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा। विभाजन की भूमिका तैयार हुई, बंगाल को विभाजित करने का योजना बनाया गया। सुनिएगा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, अर्थात जब बंगाल विभाजन हुआ था तो किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में विवादास्पद नीतियां लागू हुई। वो विवाद वाली नीतियां लागू करता था। 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण लागू किया। उसने क्या किया? जो हायर एजुकेशन था उस पर सरकारी नियंत्रण कर दिया कि सरकार इसको कंट्रोल करेगी, जो मर्जी चाहेगी वो सिलेबस पढ़वाएगी। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। कहा गया बंगाल को बांट दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। उसने कहा, क्या बोला कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, यदि हम इसको बांट देंगे तो हिंदू अलग हो जाएंगे, मुस्लिम अलग। इस प्रकार दोनों में द्वेष फैल जाएगा और हम आराम से अपनी उसमें फायदे की रोटियां सेक सकेंगे। ऐसा उनका मानना था और उन्होंने ऐसा किया ही। और यहीं से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। ध्यान दीजिएगा। बंग भंग आंदोलन शुरू यहीं से हुआ। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।